हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेज बाय अनूप सर। आज का अपना जो टॉपिक है वो चैप्टर 1 में इंटरनेशनल बिजनेस हम कर रहे हैं या इंटरनेशनल ट्रेड के रिलेटेड हम टॉपिक अभी तक कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक बचता अपना स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि आपने जो इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में जो अभी तक पढ़ा है, उसकी स्टडी की, जो उसकी थ्योरी के बारे में जाना, वो क्या कुछ है उसके रिगार्डिंग। तो फर्स्ट वन आता है इंटरनेशनल ट्रेड is essentially a mechanism which link the country, यानी कि जो कंट्री को क्या करता है, लिंक करता है। किसके थ्रू कंट्रीज को लिंक करता है? ये कंट्री को लिंक करता है ट्रेड के थ्रू, सर्विस के थ्रू, या इसके अलावा आप बोल सकते हो ट्रेड सर्विस के अलावा आप बोल सकते हो इसमें फैक्टर मूवमेंट, फैक्टर इन द सेंस लेबर वगैरह, कैपिटल वगैरह, इन्वेस्टमेंट वगैरह, उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या है कि इसके थ्रू हर मतलब एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ अटैच किया जा सकता है, चाहे वो कंट्री एक दूसरे से ट्रेड करे या फिर गुड्स का करे, सर्विस का करे, या फैक्टर मूवमेंट हो उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यानी कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? इट डिपेंड लार्जली अपॉन द डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि स्पेशलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। स्पेशलाइजेशन या डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? इट डिपेंड ऑन दी पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड या साइज ऑफ द मार्केट भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? साइज ऑफ द मार्केट या पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड। और ट्रेड क्या है? ट्रेड इंप्लाई डिपेंडेंस ऑन द आउटसाइड सोर्स, सप्लाई एंड डिमांड। इसने बोला देखो, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए डिवीजन ऑफ लेबर आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। यानी कि कोई भी कंट्री अगर उसको इकोनॉमिक प्रोग्रेस करनी है तो किसी भी एक चीज में उसको स्पेशलाइज होना पड़ेगा, और वो स्पेशलाइजेशन डिपेंड करता है कि उसकी पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड, यानी किसी के पास कुछ चीज स्पेशलाइज तो है, लेकिन अगर कोई कंट्री उसके साथ बिजनेस ही ना करना चाहे तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो स्पेशलाइजेशन के साथ साथ क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड या साइज ऑफ द मार्केट, यानी कि इंडिया के अंदर बने हुए प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर उसकी मार्केट शेयर कितना है, यानी कि कितनी कंट्रियों में सेल किए जाते हैं उसके रिगार्डिंग। और जो ट्रेड है वो डिपेंड करता है किस पे? डिमांड एंड सप्लाई पे, ठीक है ना। आउटसाइड सोर्स बोलते हैं इसको, डिमांड एंड सप्लाई को। तो फर्स्ट वन था इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। सेकंड वन था इकोनॉमिक प्रोग्रेस को किसी कंट्री को कैसे मेजर करेंगे हम, डिवीजन ऑफ लेबर की हेल्प से। थर्ड वन आता सेल्फ सफिशिएंट या इंडिपेंडेंस। हर कंट्री ये चाहता है कि वो सेल्फ सफिशिएंट बन जाए या इंडिपेंडेंट बन जाए, यानी कि उसको फॉरेन ट्रेड पर डिपेंड ना होना पड़े, ठीक है ना। हर कंट्री का मोटिव क्या होता है कि वो सारी चीजों का प्रोडक्शन खुद करे। लेकिन अगर कोई कंट्री अगर ऐसा करने लग जाए, सभी चीजों का प्रोडक्शन खुद करने लग जाए, तो उसके अंदर ना एफिशिएंसी नहीं आएगी। कहने का मतलब है इंडिया जैसे कि वीट, राइस, इनका प्रोडक्शन खुद कर सकता है, लेकिन मान ले कि राइस का प्रोडक्शन अगर थाईलैंड सस्ता करता है इंडिया से, वहां से इंपोर्ट करने में इंडिया को बेनिफिट है, तो इंपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर हम ये मान के चलेंगे कि नहीं, सारी चीज हम अपने देश में ही पैदा करेंगे और वहीं से उसका कंजप्शन करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग जो सेल्फ सफिशिएंट कोई अगर नेशन बनता है, यानी कि कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं करता, तो उसके लिए कॉस्ट उसको कंसिडर करनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। यानी कि वो उन चीजों का प्रोडक्शन हाई कॉस्ट पे करता है जो विदेशों से वो सस्ते दाम पर इंपोर्ट कर सकता था। तो अगर कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट या इंडिपेंडेंट बनता है तो उसके क्या होता है? उसको बियर करनी पड़ती है क्या? इकोनॉमिक कॉस्ट, यानी कि वो गुड्स का प्रोडक्शन थोड़ी हाई कॉस्ट पे बनाता है अदर कंट्री की एवरेज में। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है वर्ल्ड कम्युनिटी एज वन लार्ज फैमिली। कि जो वर्ल्ड कम्युनिटी है वो क्या एक लार्ज फैमिली की तरह है, यानी कि एक देश दूसरे देश से पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो अलग अलग हैं, लेकिन सबका मेन मोटिव मैक्सिमम वेल्थ जनरेट करना है या मैक्सिमम रिवेन्यू जनरेट करना है, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। यानी कि एक फैमिली की तरह है जो पॉलिटिकल सिनेरियो से क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल सकते हो, या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल सकते हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये सारी एक ही एम है सभी का, ठीक है। ये क्या जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, इनके सारे देश जो मिलकर बिजनेस करते हैं, ये क्या एडवोकेट करते हैं? इट एडवोकेट द आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी एटीट्यूड, कि यहां पर
जो वर्ल्ड कम्युनिटी के अंदर सभी देश है वो सिर्फ ये नहीं सोचते कि हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाएं, ना ही हम इंपोर्ट करें नहीं एक्सपोर्ट करें, ऐसा नहीं सोचता। उनकी जो पॉलिसी होती है, हर कंट्री की जो पॉलिसी होती है वो आउटवर्ड लुकिंग होती है, कि आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी एटीट्यूड टुवर्ड द डेवलपमेंट, कि हमें खुद का तो विकास करना ही करना है, साथ के साथ जो अदर कंट्री है उनका भी डेवलपमेंट करना है। तो ये पॉइंट आपको कंसीडर करना है। तो क्या क्या पढ़ा अभी तक? इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, फिर हमने पढ़ा था सेल्फ सफिशिएंट बनते हैं तो उसके क्या नुकसान होते हैं, फिर हमने पढ़ा वर्ल्ड कम्युनिटी कैसे वर्क करती है, उसकी पॉलिसी कैसे डिसाइड करते हैं, और फिर इसके अंदर आता है थ्योरी ब्लू इन दी फ्री ट्रेड एंड परफेक्ट कंपटीशन, कि इसके अंदर जो हम कंसीडर करते हैं, ये मान के चलते हैं कि फ्री ट्रेड है। फ्री ट्रेड मींस गवर्नमेंट के द्वारा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती, ठीक है ना, इसको फेयर ट्रेड भी हम बोल सकते हैं। और परफेक्ट कंपटीशन इन द सेंस है कि हर किसी के पास सभी इंफॉर्मेशन है। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा +1 2 में कि परफेक्ट कंपटीशन के क्या क्या फीचर होते हैं, ठीक है ना, तो उसी के रिगार्डिंग है ये। यानी कि कोई भी सेल कर सकता है, बाय कर सकता है, कोई भी नई फर्म आ सकती है, कोई पुरानी फर्म जा सकती है, किसी टाइप की, हर किसी को हर टाइप की इंफॉर्मेशन हर टाइम अवेलेबल, हम ये मान के चलते हैं। म्यूचुअल बेनिफिट मींस विन विन सिचुएशन, आप इसको बोल सकते हो, विन विन सिचुएशन, ठीक है ना। इट मींस अगर दो कंट्री आपस में ट्रांजैक्शन कर रही है, इंटरनेशनल ट्रेड कर रही है, तो हर ये चाहता है कि हर कोई कंट्री ये चाहेगी उसको बेनिफिट हो, इसलिए दोनों कंट्रियां इस तरीके से ट्रेड करती है कि दोनों को ही म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए। ये जब भी हमने पॉइंट पढ़े हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 जो पॉइंट पढ़े हैं ये क्या है? क्लासिकल या नियो क्लासिकल इंटरनेशनल इकोनॉमिक अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि क्लासिकल थ्योरी और नियो क्लासिकल थ्योरी में ये सब बताया गया है, ठीक है ना। क्लासिकल और नियो क्लासिकल थ्योरी में ये सब बताया गया है। एक आता है रेडिकल नियो मर्केंटलिस्ट थॉट, ये इसके बिल्कुल अपोजिट सोचते हैं। ये क्या सोचते हैं कि नहीं, कि दे सी नॉट हार्मोनी बट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट बोथ विद इन द नेशन एंड बिटवीन द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि ये मानते हैं कि अगर फॉरेन ट्रेड करेंगे तो उन सब के बीच में कोऑपरेशन या हार्मोनी नहीं होगा, सहयोग नहीं होगा, बल्कि वो एक दूसरे के कंपटीटर बन जाएंगे और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे हम ट्रेड करते हैं तो ये इनकी थॉट है, ये मान के चलते हैं कि एक फर्म दूसरे की हमेशा कंपटीटर ही होती है, वो साथ मिलकर बिजनेस नहीं कर सकती, चाहे वो एक कंट्री के अंदर हो चाहे बिटवीन द कंट्री हो। इनकी और क्या थॉट है, ये मानते हैं कि रिच एंड पावरफुल कंट्री हमेशा ही क्या करती है, एक्सप्लॉइट करती है किसका, पुअर और इकोनॉमिक वीकर कंट्रीज का, जिसको हम LDC बोलते हैं, लेस डेवलप कंट्री, ठीक है ना। तो ये था आपका क्लासिकल या नियो क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, और ये था आपका रेडिकल नियो मर्केंटाइज थॉट्स इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि इंटरनेशनल ट्रेड को या आप बोल सकते हो कि इंटरनेशनल इकोनॉमी, ठीक है ना। इंटरनेशनल इकोनॉमी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है माइक्रो इकोनॉमी, सेकंड आता है मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी और मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी ये किस पर बेस होती है? जो ये थ्योरी हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में बात करें, दीज थ्योरी इज बेस्ड ऑन दी वर्च्यू ऑफ द मार्केट मैकेनिज्म, यानी मार्केट के अंदर क्या मेरिट है, क्या गुण है, उसके ऊपर ये क्या करती है, डिपेंड करती है। एंड लेजिस्लेचर, यानी कि जो हमने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात की हो, इन मैटर ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी। इसने बोला कि माइक्रो थ्योरी का आपको यूज करना चाहिए, मैक्रो का करना चाहिए। ये जो थ्योरी बेस होती है ये मार्केट के ऊपर बेस होती है, कि मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है डिमांड एंड सप्लाई के रिगार्डिंग, या फिर उसके अंदर लेजिस्लेचर गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है। लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर फर्म अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्रोडक्शन, किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर सकती है और किसी भी कंट्री में सेल परचेज कर सकती है डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। दिस थ्योरी डू नॉट प्रोवाइड आंसर, ये थ्योरी आंसर प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि दे ओनली प्रोवाइड ए वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। ये थ्योरी क्या करती है, ये थ्योरी आपको डायरेक्ट आंसर नहीं देती, डायरेक्ट आंसर देना है वो पॉलिसी मेकर का काम होता है, यानी कि जो पॉलिसी होती है वो डायरेक्ट आंसर देती है, लेकिन जो थ्योरी है वो डायरेक्ट आंसर
नहीं देती, बल्कि ये क्या करती है, एक वे, एक रास्ता दिखाती है आपको किस चीज का, कि प्रॉब्लम को कैसे सोल्व आउट करना है। ठीक है ना, प्रॉब्लम को कैसे सोल्व, ये प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है सर? ये प्रॉब्लम हो सकती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, सोशल चेंज करना, ये इकोनॉमिक, ये कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो, जो पहली प्रॉब्लम थी एज इट इज वो 2022 या 20 में नहीं होगी। तो जो प्रॉब्लम चेंज होती जा रही है, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो, लीगल हो, उनको कैसे डील करना है, ये थ्योरी आपको एक रास्ता बताती है। डायरेक्ट आंसर नहीं देती। अगर आंसर आपको जानना है तो फिर पॉलिसी मेकिंग की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसका बेनिफिट सबसे ज्यादा लेस डेवलप कंट्री का हुआ है। किसका हुआ है? लेस डेवलप कंट्री का हुआ है। जो एमएनसी आती है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, आर ए ग्रेट गिफ्ट टू दी लेस डेवलप कंट्री। लिख देते हैं यहां पर लेस डेवलप कंट्री। ठीक है ना, लेस डेवलप कंट्री यानी कि डेवलपिंग कंट्री आप बोल सकते हैं, उनसे भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोल देते हैं इनको भी, जो बिल्कुल पिछड़ी हुई है, लाइक नेपाल, भूटान, इस टाइप से। ठीक है, एमएनसी जो इनके लिए बेटर गिफ्ट है। क्यों गिफ्ट है? क्योंकि देखिए, पहला क्या है, एमएनसी के आने से टेक्नोलॉजी आती है, फाइनेंस आती है, नई जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। एमएनसीज को देखकर उन छोटे नेशन को भी लगता है कि अगर ये हमारे देश के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो हम भी क्यों ना एक्सपोर्ट किया कर सकते हैं, हम भी तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं इनको देखकर। ठीक है ना, तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो ये एमएनसी के आने से एलडीसी में क्या चेंज हुआ, इसके रिगार्डिंग क्या है, उनकी सोच में चेंज हुआ है। जो लेस डेवलप कंट्री है वो क्या करते हैं, रिमूव द स्कार्सिटी ऑफ द फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व। क्योंकि पहले जो छोटे देश थे, जैसे मान लें कि नेपाल का एग्जांपल लेके चलते हैं एलडीसी में, तो नेपाल जो कंट्री है उसके पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं है क्योंकि वो गरीब देश हो गया, और बीओपी की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। लेकिन अगर एमएनसी कंपनियां नेपाल में जाकर अपनी फैक्ट्रियां वगैरह लॉन्च करती हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, फाइनेंस भी जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, सारे काम होंगे, पैसा भी जाएगा। इसके अलावा तो क्या होगा, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नेपाल के पास कम था, अगर अमेरिका से कोई आती है तो वो डॉलर देगी नेपाल को, इंडिया से जाती है तो रुपए देगा। तो इस फॉर्म में हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा डिस इनेक्टमेंट विद द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि देखो हर कंट्री चाहता है कि कोई भी देश, लाइक इंडिया चाहता है कि हम मोबाइल का प्रोडक्शन खुद करें, चाइना से ना खरीदना पड़े, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो इसके रिगार्डिंग, चाहे कॉस्ट हमारी ज्यादा आ जाए। लेकिन जो लेस डेवलप कंट्री होती है उनके रिगार्डिंग ये जो भ्रम होता है ये दूर हो जाता है, क्योंकि एमएनसी कंपनियां उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती जितना इनके बारे में सोचा जाता है। यानी कि किसी भी लीस्ट डेवलप कंट्री के लिए तो आप बोल सकते हो कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए, खासकर जो लिस्ट डेवलप कंट्री होती हैं, सॉरी लेस डेवलप कंट्री होती है, उनके लिए आप बोल सकते रामबाण का काम करती है एमएनसीज कंपनियां। तो ये एमएनसीज कंपनियों का लिस्ट डेवलप कंट्री को क्या क्या बेनिफिट होता है, तो इसके रिगार्डिंग हमने बात की है यहाँ पर। तो हमने अब तक क्या पढ़ा है, फर्स्ट वन हमने पढ़ा कि क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहा है इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। सेकंड वन रेडिकल नियो मर्केंटलिस्ट थ्योरी का क्या रहा है, मर्केंटलिस्ट थ्योरी के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं डिटेल में। इसके अलावा थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल इकोनॉमी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, माइक्रो और मैक्रो। और इसके रिगार्डिंग बताया गया कि थ्योरी जो है ये आपको रेडीमेड आंसर नहीं देती, लाइक पॉलिसी, ये आपको एक वे बताती है कि आपकी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व आउट किया जा सकता है। फिर एमएनसी का लिस्ट लेस डेवलप कंट्री में क्या क्या बेनिफिट है उसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा। नेक्स्ट वन हम बढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में दिया गया है। सर डेनिस रॉबर्टसन ने क्या बोला है कि फॉरेन ट्रेड इज द इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि फॉरेन ट्रेड क्या है, किसी भी देश की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए एक इंजन का काम करता है। यानी कि कितना इंपॉर्टेंट रोल आप मान सकते हो फॉरेन ट्रेड का। इसके अलावा फॉरेन इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर मिल्स, मार्शल, हर्बल या हिक्स ने भी अपने अपनी अप्रोच दी है, वो आपके नोट्स में है, और नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स क्लासेज बाय अनूप सर पर मिल जाएंगे। ठीक है ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इसके अलावा हम इस पूरे टॉपिक में पढ़ते हैं ब्रिटन वुड ट्विंस के नाम से, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के रिगार्डिंग। ठीक है ना, तो ब्रिटन वुड ट्विंस में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, जो ब्रिटन वुड हुआ था वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी कि 1944 में ब्रिटन वुड के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके अंदर आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जिसका पहले नाम था आईबीआरडी, ठीक है, तो उसकी स्थापना की गई थी। या फिर अक्टाड आप बोल सकते हो, या ईईसी, या कुछ भी अलग अलग, यानी कि जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है
लाइक गेट हो गया, WTO जो गेट का ही नाम है, इसके अलावा जो बड़े बड़े थे ये भी इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। और लास्ट में अपना टॉपिक बचता है प्लान ऑफ द बुक बोल लो या प्लान ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमी बोल लो। इंटरनेशनल इकोनॉमी को 2 पार्ट में डिवाइड यहां पर किया गया है, माइक्रो मैक्रो तो है ही है, इसको और फर्दर डिवाइड किया गया किससे, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी जिसको प्योर थ्योरी ऑफ ट्रेड बोलते हैं, और एक किया गया इंटरनेशनल मॉनेटरी इकोनॉमी, यानी कि आई का मतलब यहां पर इंटरनेशनल है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और सेकंड वन है कमर्शियल पॉलिसी। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं देखिए हम पढ़ते हैं। फर्स्ट वन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसके अंदर पहला आता है क्लासिकल थ्योरी जिसको हम कंपैरेटिव एडवांटेज मॉडल बोलते हैं। सेकंड वन आता है मॉडर्न थ्योरी जिसको हम हिक्सर ओहलिन मॉडल बोलते हैं। ये अभी एक्सप्लेन नहीं किए गए इस लेसन में, नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो हम इसको एक्सप्लेन भी जरूर करेंगे। फिर आता है न्यू थ्योरी, ये थर्ड वन। कौन कौन सी आती है, क्लासिकल, मॉडर्न और न्यू थ्योरी, ठीक है ना। फिर आता है कमर्शियल पॉलिसी, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आता है टैरिफ इश्यू और सेकंड वन आता है इसके अंदर कस्टम यूनियन थ्योरी। क्या क्या आता है, टैरिफ इश्यू और कस्टम यूनियन थ्योरी, ये आपको याद रखना है, टैरिफ इश्यू और कस्टम यूनियन थ्योरी। तो इसके पार्ट डिवाइड किए गए, सब कुछ नोट्स में है, आपको सिर्फ ये यहां पर सुनना है। और फिर आता है इंटरनेशनल मॉनेटरी इकोनॉमिक, ये बीओपी के रिगार्डिंग इसने बात की गई है। फर्स्ट वन बीओपी के अंदर, बीओपी होता क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, इसके ऊपर जो वीडियो है मैं वो आपका आई बटन में डाल दूंगा, तो आप वहां से बीओपी के रिगार्डिंग भी पढ़ सकते हैं डिटेल में। इसके अलावा बीओपी का रिलेशन शो किया गया है कि बीओपी का क्या रिलेशन है किसके साथ साथ, बीओपी का रिलेशन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, FEM का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, और फॉरेन ट्रेड का रिलेशन शो किया गया है नेशनल इकोनॉमी के थ्रू। फिर आगे आता है बीओपी जो ऑटोनोमस या ऑटोमेटिक बीओपी एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कि बीओपी अपने आप ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट कैसे हो सकती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, और फिर आता है आपका आप बोल सकते हो स्टेटिकल एरर नाम से पोर्शन, ये हमेशा बीओपी इक्वल टू 0 होता है, दोनों साइड बराबर होती है, आप ये मान सकते हो डेबिट और क्रेडिट। ये कैसे आता है ऑटोमेटिक, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको मिल जाएगा वीडियो में। फिर आता है बीओपी पॉलिसी इश्यूज, की पॉलिसीज के क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। अब बीओपी पॉलिसीज इसके अंदर हम 3 पॉइंट को इंक्लूड करते हैं। एक तो था आपका मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी देश का सेंट्रल बैंक बनाता है जिसको हम RBI बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी को डिवैल्यूएट करने का काम, या फिर एक्सचेंज कंट्रोल के रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं। और लास्ट पॉइंट अपना आज का है IMS, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। इस कंसेप्ट के अंदर हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम होता क्या है, इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्या होती है, या ब्रिटेन वुड्स सिस्टम क्या होता है, या गोल्ड स्टैंडर्ड वगैरह, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यानी कि एक देश दूसरे देश से जब ट्रांजैक्शन करता है तो वो गोल्ड में करता है, डॉलर में करता है, पहले कैसे करता था, अब कैसे करता है, उसके रिगार्डिंग डिटेल में। तो इसके रिगार्डिंग में एक प्लेलिस्ट भी लगा देता हूं आपको साथ में, जो इंटरनेशनल बिजनेस के रिगार्डिंग ही है सारी की सारी, तो वहां से भी आप जो पॉइंट यहाँ पर डिटेल में अपने नोट्स में नहीं दे रखे तो वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो ये था अपना चैप्टर 1 कंप्लीट, इसको हमने 3 लेक्चर में कंप्लीट किया है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।